हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस की अगली कड़ी में आज आपका टॉपिक है दोस्तों थर्ड यूनिट का आकलन का वर्गीकरण। दोस्तों, इसमें हम कई बातें पढ़ेंगे, कई चीजों को हम समझेंगे। टॉपिक का नाम भी बड़ा छोटा सा है, आकलन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट, है ना। बात आती है कि वर्गीकरण पर हम पहुंचे उससे पहले हम ये देखें कि वर्गीकरण आवश्यक क्यों है। मतलब हम आकलन का वर्गीकरण का छोटा सा अर्थ ये हो गया कि आकलन के अनेक प्रकार होते हैं, है ना, जिनके कई प्रकारों के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि वर्गीकरण आवश्यक क्यों है। तो दोस्तों देखो, आकलन आप जानते हैं किसी बालक का मूल्यांकन करना, है ना, किसी छात्र की परीक्षा लेना, परीक्षा के बाद उसका परिणाम जारी करना, फिर उसका मूल्यांकन करना। अभी जरूरत क्यों है इन सब कामों की, तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब कोई छात्र अध्ययन करने के लिए आता है तो एक छात्र नहीं आता, कई छात्र आते। एक क्लास में अनेक छात्र होते, 25, 30, 40। तो उन सभी छात्रों के सीखने का स्तर अलग अलग होता है ना, ध्यान देने का स्तर अलग अलग होता है। जब उनका हम आकलन करते हैं तो उनकी उपलब्धि स्तर भी हमें अलग अलग प्राप्त होता है। क्लियर है, ये पिछले वीडियो में भी आ चुका है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि जो सीखने के स्तर हैं ये अलग अलग होते हैं, सीखने के माध्यम भी हर बालक के अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा बालक किस प्रकार के माध्यम से सीखना चाहता है और सीखता है। तो देखो, कुल मिलाकर के 4 प्रकार के बालकों को उदाहरण मैं आपके सामने लाया हूं और आप देखेंगे कि हर बालक की अलग अलग प्रकार से अलग अलग माध्यम से सीखने में रुचि होती है। जैसे कोई बालक है, वो तो सीखना चाहता है प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर सीखने वाला छात्र। मतलब आप देख लो, वर्गीकरण पर आएंगे। एक बालक ऐसा है जिस वस्तु के बारे में उसे सिखा रहे हैं वो उस वस्तु को देखकर भी सीखने में रुचि रखता है। लिखा ना इसमें, प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर। वस्तु उसके सामने है। जैसे भाई कई मेथड हम काम लेते हैं, कई शिक्षण विधियां प्रविधियां हम काम लेते हैं। हम चार्ट मॉडल और TLM, कल भी हमारी बात हुई थी, TLM हम क्लास में लाते हैं एक शिक्षक होने के नाते, है ना। वो TLM को हम दिखाते हैं, या फिर कोई मॉडल हम बना कर ले आते हैं, या फिर कोई प्रत्यक्ष वस्तु को हम दिखा देते हैं। जैसे हम सिक्कों का अध्ययन कर रहे हैं तो सिक्का बालक को दिखाया, सिक्के का अवलोकन करवाया, या फिर हम इतिहास में ताजमहल पढ़ा रहे हैं, हम ताजमहल दिखाने के लिए बालक को आगरा ले रहे हैं, तो प्रत्यक्ष वस्तु हो गई, है ना। अब एक बालक तो है प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर सीखने वाला। एक दूसरा बालक ये है, दूसरा तर्क और चिंतन करके सीखने वाला छात्र। मतलब इसको कोई पृथक वस्तु की आवश्यकता नहीं है, बस इसको एक टॉपिक दे दिया ताजमहल। आपको ताजमहल पर खुद ही अमूर्त चिंतन करके सीखना चाहता है, उसमें रुचि है उसकी, है ना। इतनी उसमें क्षमता है कि वो तर्क और चिंतन से सीख लेता है। तो दूसरा प्रकार कौन सा हुआ है, तर्क और चिंतन वाला सीखने वाला। तीसरा ऐसा है किसी दूसरी
वस्तु या व्यक्ति का सहयोग से सीखने वाला, सहयोग से सीखने वाला। मतलब इस बालक को कोई चीज सीखनी है तो उसे किसी दूसरी व्यक्ति की वस्तु की आवश्यकता होगी। जैसे क्लास में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, तो उन छात्रों को आवश्यकता पड़ी किसकी? शिक्षक की, है ना। तो ऐसे भी बालक होते हैं जो दूसरे व्यक्ति की वस्तु का सहारा लेकर के ही सीखते हैं, ठीक है ना। और एक और बालक होता है दोस्तों, चौथा होता है जिसका नाम है, चौथा प्रकार विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं से सीखने वाला छात्र। विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं से सीखने वाला छात्र। विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं से, अभी संवेदनाओं के बारे में चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। ज्ञानेंद्रियों को ही हम संवेदनाएं कहते हैं। कितनी ज्ञानेंद्रियां हमारी? 5। तो संवेदनाएं भी कितनी हुई? सेंसेस, जिनको कहते हैं 5। आंख, कान, त्वचा, नाक और जीभ, है ना। तो कई छात्र ऐसे होते हैं जो ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के छात्र अलग अलग प्रकार से सीखते हैं। एक बात तो ये आती है। अब बात ये आती है, अब आते हैं हमारे इस आकलन के वर्गीकरण कि छात्रों ने सीख तो लिया, जैसे भी सीखा, चाहे प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर या चिंतन करके या ज्ञानेंद्रियों से या दूसरों के सहयोग से, उनका आकलन जब हम करते हैं तो देखते हैं कि कौन से बालक ने का उपलब्धि स्तर कौन सा या कितना प्राप्त हुआ, ये कितना प्राप्त हुआ, ये क्या कहलाएगा? फिर आकलन का वर्गीकरण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे कि आकलन के माध्यम से हम छात्रों के सीखने के स्तर का पता लगाएंगे, है ना। आकलन स्तर का कि उपलब्धि स्तर का कि छात्रों ने कितनी उपलब्धि प्राप्त की, और फिर उस उपलब्धि के आधार पर हम छात्रों का वर्गीकरण करेंगे। जैसे प्रतिभाशाली छात्र और एवरेज औसत छात्र, मंदबुद्धि छात्र या पिछड़े छात्र जिनको कहते हैं, मूढ़ बुद्धि छात्र आदि आदि। तो ये क्या कहलाएगा? सब कुछ आकलन का वर्गीकरण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब बात आती है, एक क्वेश्चन आता है कि शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों एक चीज मैं लिख देता हूं यहां पर, आकलन के द्वारा छात्र के उपलब्धि स्तर की जांच की जाती है, किंतु आकलन का अंतिम लक्ष्य छात्र के, अब इंपॉर्टेंट चीज है, अंतिम लक्ष्य क्या है? छात्र के व्यवहार परिवर्तन का पता लगाना है। व्यवहार परिवर्तन का पता लगाना, ये इसका अंतिम उद्देश्य है। व्यवहार परिवर्तन किसे कहते हैं? सीखने अधगम को। अधगम का अर्थ क्या है? बालक का व्यवहार परिवर्तन, है ना। तो ये व्यवहार परिवर्तन कितना हुआ कि नहीं हुआ तो कितना हुआ, ये बातों का पता लगाना हमारे आकलन का अंतिम उद्देश्य होता है।
ठीक है दोस्तों, समझ गए अब आप आकलन वर्गीकरण क्या है ना। उनके उद्देश्य होता है पता लगाना कि छात्र के अंदर व्यवहार परिवर्तन कितना हुआ और क्या हुआ, है ना। ठीक है, अब हम आते हैं कि आकलन के वर्गीकरण में मैं आज आपको दो प्रकार के आकलन बताऊंगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों दोनों, जिसमें पहले लेते हैं ये बात आप समझ गए ना। ये मैंने आपको इसलिए समझाई थी कि यदि आपको निबंधात्मक प्रश्न आता है तो सबसे पहले भूमिका में आपको ये बातें लिखनी पड़ेगी, तब आप पाओगे कौन सा प्रकार आपसे पूछा जाता है। तो मैं दो प्रकार के वर्गीकरण बता रहा हूं आज दोस्तों। पहला है उसमें आकलन के वर्गीकरण में नंबर 1 पहला लेते हैं पूर्व सूचक आकलन, है ना। थोड़ा नया शब्द है आपके लिए, एक पूर्व सूचक आकलन, है ना। इसकी अगला दूसरा नाम इसको दे सकते हैं हम पूर्वाभास आकलन। पूर्व सूचक आकलन या पूर्वाभास आकलन, है ना। अंग्रेजी का होगा दोस्तों, अंग्रेजी से जरूर याद रखना प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट। प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट, पूर्वाभास या प्रोग्नोस्टिक का, है ना, या पहले से पता लगा। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या है पूर्व सूचक आकलन। छोटी सी चीज याद रखना है इसमें, शिक्षण कराने से पहले, ध्यान रखना, शिक्षण प्रक्रिया में जाने से पहले या बालक को पढ़ाने से पहले बालक के स्तर का पता लगाना। कौन सा स्तर? बालक का बोध स्तर, बालक का मानसिक स्तर, बालक का बुद्धि लब्धि स्तर, बालक की रुचि, बालक का ध्यान, है ना, बालक के व्यक्तित्व के गुण, इन सब चीजों का पहले से ही पता लगाना। कौन से पहले से? पढ़ाने से पहले से, है ना। अर्थात दोबारा बोल दूं कि शिक्षण प्रारंभ करने से पहले बालक के व्यक्तित्व, बालक की रुचि, बालक का मानसिक स्तर, बालक का बौद्धिक स्तर, बालक का बुद्धि लब्धि स्तर, बालक का ध्यान, इन सारी चीजों का पता लगाना, या फिर बालक कौन सी विधि से सीखना चाहता है, इन सब का पता लगा लेना ही क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट, है ना, पूर्व कथन आकलन। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें, थोड़ा सा मैं पढ़ दूं आपके लिए। पूर्व सूचक आकलन के लिए पुराने रिकॉर्ड से संबंधित तथ्य, विषयगत उद्देश्य, है ना, अवलोकन आदि तकनीकी का सहारा लिया जाता है। लिख दो इसको, पूर्व कथन आकलन के लिए, पूर्व कथन आकलन के लिए पुराने रिकॉर्ड से संबंधित तथ्य के लिए दूंगा, पुराने रिकॉर्ड से संबंधित तथ्य, है ना, संबंधित तथ्य, विषयगत उद्देश्यों के पूर्व परीक्षण, विषयगत उद्देश्यों के पूर्व परीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन आदि माध्यमों का
सहारा लिया जाता है, लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये मैंने आपको बताया कि हम पूर्व सूचक आकलन किस प्रकार से करें, है ना। तो जैसे आप जाते हैं क्लास में, जब जाते हैं पढ़ाने के लिए, है ना, तो हम प्रस्तावना करते हैं। प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना का उद्देश्य है पूर्व ज्ञान की जांच करना। मतलब बालक का पूर्व, मैं जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं, जिस विषय को पढ़ाने जा रहा हूं, उससे संबंधित पूर्व ज्ञान कितना है, हमें जब ये पता लग जाएगा तो हम उसी के अनुसार हम हमारे शिक्षण स्तर को लेंगे। यदि पूर्व ज्ञान अच्छा है तो हमारे स्तर को बढ़ाएंगे, यदि पूर्व ज्ञान नील है, नहीं है, शून्य है, तो हमारे स्तर को लो करेंगे, हल्का करेंगे। तो ये सबका पता लगाना क्या है हमारा पूर्व सूचक आकलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। अब बात करते हैं, देखो पूर्व सूचक आकलन के में हम 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। वो तीनों प्रश्न याद रखना। ये चीज समझ में आ रही है ना आपके? इसको बस मैंने, और आप कुछ भी लिखते जाए, रबड़ की तरह बढ़ाते जाए, बस खास चीज याद रखना, पूर्व सूचक आकलन क्या है? जिस विषय को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं, उससे संबंधित उसकी पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करना, उसकी रुचि का पता लगाना, उसके व्यक्तित्व के गुणों का पता लगाना, उसकी उपलब्धि स्तर का पता लगाना, उसके सीखने का स्तर का पता लगाना, उसकी बुद्धि लब्धि का पता लगाना, उसके मानसिक स्तर का पता लगाना, ये सब किस्म आते हैं पूर्व सूचक आकलन आते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि पूर्व सूचक आकलन के द्वारा हम 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। कितने प्रश्नों का? मतलब 3 चीजों का हम पता लगाते हैं खास तौर से। देखो कैसे। पहला प्रश्न क्या है? विद्यार्थियों के ज्ञान एवं कौशल के स्तर का पता लगाना। 3 प्रश्नों का पता लगा दे। किसका? छात्रों के ज्ञान एवं कौशल स्तर का की जांच कर। पहला क्वेश्चन नंबर 1, छात्रों के ज्ञान एवं कौशल स्तर की जांच। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थी ने, दूसरा क्वेश्चन, छात्र ने अभी तक कितना बोध समझ एवं कौशलों का स्वयं में विकास किया। दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थियों की रुचि, कार्य करने की आदत तथा व्यक्तित्व की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 3, छात्रों की रुचि, कार्य करने की आदत एवं उनके व्यक्तित्व या उनके, ये लगे व्यक्तिगत है ना, उनके व्यक्तिगत
विशेषताओं के स्तर का पता लगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमारे जहन में होने चाहिए। 3 क्वेश्चनों का उत्तर हमें ढूंढना होगा। कब? कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले या कोई भी विषय पढ़ाने से पहले, है ना। रिपीट कर रहा हूं, कौन कौन से वो 3 क्वेश्चन जो एक शिक्षक द्वारा होना चाहिए। उनकी जांच, छात्रों के ज्ञान एवं कौशल स्तर की जांच, कि छात्रों का हमारे टॉपिक से संबंधित पूर्व ज्ञान कितना है, कौन से कौशल उसने विकसित किए हुए हैं। दूसरा, छात्रों ने अभी तक कितना बोध, छात्रों में अभी तक कितना बोध, समझ और कौशल का विकास हो चुका है ना। और तीसरा, छात्रों की रुचि क्या है या किस में है, कार्य करने की आदत किस प्रकार की है ना। मतलब कौन सी परिस्थितियों में, कैसे वातावरण में वो पढ़ना चाहता है, कार्य करना चाहता है, एवं उनके व्यक्तिगत विशेषताएं क्या। व्यक्तिगत विशेषताओं की चर्चा हमने पहले की थी। उसकी ध्यान शक्ति, उसकी रुचि, उसकी आदत, उसकी मानसिक क्षमताएं, उसकी बौद्ध या उसका बुद्धि लब्धि स्तर, उसका मानसिक स्तर, उसका व्यवहार, ये सब किस में आ जाते हैं दोस्तों, उसकी व्यक्तिगत, क्योंकि नाम दे दिया व्यक्तिगत विशेषता। व्यक्तिगत विशेषता मतलब हर व्यक्ति की, हर बालक की, हर छात्र की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। ये 3 प्रश्नों का पता हम लगाते हैं कब? पढ़ाने से पहले। ठीक है दोस्तों, ये आया समझ में आपके। अब लास्ट में इसी से संबंधित लेते हैं पूर्व सूचक आकलन में पूर्व सूचक आकलन की प्रक्रिया, है ना। बड़ा अच्छा टॉपिक है दोस्तों, ये बिल्कुल नया है आपके लिए, ये शब्द बिल्कुल नया है। पूर्व सूचक आकलन है पूर्वाभास आकलन, प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट, है ना। तो अब लेते हैं हम पूर्व सूचक आकलन की प्रक्रिया, है ना। पूर्व सूचक, ये मिटा दो, नेक्स्ट ले लो। पूर्व सूचक आकलन की प्रक्रिया मतलब समझ रहे किस प्रकार से हम पूर्व सूचक आकलन करें, है ना। कौन सी प्रक्रिया के तहत करें। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले देखो, ऐसी ये चीजें बाद में भी आएंगी, फिर भी मैं बता दूं एक बार। सबसे पहले हम छात्रों का चयन, पहला स्टेप क्या आएगा? छात्रों का चयन। अब देखो इसमें छात्रों का चयन तो अपने आप हो जाएगा। कैसे? कि जिस क्लास को हम पढ़ा रहे हैं उस क्लास के, सही है ना भाई, जिस क्लास को मैं पढ़ाने जा रहा हूं तो वो सारे उस क्लास के, उस कक्षा के सभी छात्रों का चयन करूंगा और उन सभी छात्रों का पूर्व सूचक आकलन करूंगा। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना कि मान लो मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं, क्लास 11 12 को पढ़ा रहा हूं, तो मैं 12th के छात्रों का ही पूर्व सूचक आकलन करूंगा, न कि पूरे विद्यालय, न कि और क्लास का, क्योंकि उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक का संबंध उस 12th क्लास से है, 10th से थोड़ी। हाँ, 10th में यदि वही टॉपिक है तो मैं, क्योंकि निश्चित है कि 10th में जो टॉपिक होगा उसका स्टैंडर्ड थोड़ा कम होगा, 12th में ज्यादा होगा, तो मैं उस स्तर से पता लगाऊंगा। तो मैं क्लास के स्तर के अनुसार पूर्व सूचक आकलन करूंगा। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? छात्रों का चयन, है ना। दूसरा, इसमें दूसरा है दोस्तों, छात्रों की कठिनाई स्तरों की खोज करना। छात्रों की कठिनाई स्तर नहीं है ना, स्थलों की
खोज करना, छात्रों की कठिनाई स्थलों की खोज करना। समझ गए? मतलब छात्रों का मैंने चयन कर लिया, अब मैं ये आकलन करूंगा कि छात्रों की कौन कौन सी जगह पर कठिनाइयां हैं। स्थल, कौन कौन से स्थल, स्थल मतलब कौन कौन से क्षेत्रों में छात्रों को कठिनाइयां आई हैं, है ना। उन कठिनाइयों को, उन स्थलों को मैं पहले चिन्हित करूंगा। समझ गए ना भाई? जब मैं पूर्व कथन आकलन कर रहा हूं तो उस समय यही तो मैं देख रहा हूं कि पहले छात्रों को कौन कौन सी जगह पर कठिनाइयां आई, समस्या आई, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैं अगला पाठ पढ़ाऊंगा ताकि छात्रों को कठिनाइयां नहीं है ना। तो स्थलों का पता लगाऊंगा। उसके बाद कठिनाइयों के कारणों का विश्लेषण, कठिनाई के कारणों का विश्लेषण, कठिनाई के कारणों का विश्लेषण। भाई हमने स्थलों का पता लगा लिया, अब कारणों का पता लगाएंगे। विश्लेषण मतलब हम कारणों का पता लगाएंगे कि जहां जहां पर बालकों को कठिनाई आई, वो कठिनाइयां क्यों आई। भाई देखो, अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको डायग्नोस्टिक असेसमेंट, निदानात्मक मूल्यांकन, है ना। और निदान के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वही बात यहाँ चल रही है। निदान मतलब होता है समस्या के कारणों का पता लगाना, है ना। जब हमने कारणों का पता लगा लिया, फिर मैं उनका विश्लेषण करूंगा। विश्लेषण मतलब उन पर विचार करूंगा कि आखिर ये कारण क्यों पैदा हुए। हम डॉक्टर के पास जाते, पहले वो हमसे निदान करवाता, उन्हें डायग्नोस्टिक सेंटर पर भेजता, वो रिपोर्ट दे देता। उस रिपोर्ट कौन देता है? लेबोरेटरी में मिलती है रिपोर्ट तो, लेकिन उसका विश्लेषण कौन करता है? मतलब उस रिपोर्ट को पढ़ता कौन है? डॉक्टर। क्यों? लेबोरेटरी वाला थोड़ी जानता है, उसने तो बस रिपोर्ट दे दी निकाल कर। अब रिपोर्ट को पढ़ेगा कौन? डॉक्टर। मतलब वो पढ़ने का मतलब कारणों का विश्लेषण करना, है ना। तो ये यहाँ पर शिक्षा जगत में कारणों विश्लेषण की जिम्मेदारी, कारणों का पता लगाने की जिम्मेदारी, ये सब किसकी है? एक शिक्षक की। तो कारणों के कठिनाइयों के कारणों का विश्लेषण करना या कठिनाइयों के कारणों पर विचार करना, ये किसका काम है? एक शिक्षक का काम है। ठीक है दोस्तों। और चौथा देखते हैं, चौथा उपचारात्मक क्रिया, नंबर 4। यही पॉइंट आपको अगले टॉपिक में आएंगे, उपचारात्मक क्रिया। अब मैंने कठिनाइयों का पता लगा लिया, कठिनाइयों के कारणों का पता लगा लिया, कारणों का विश्लेषण कर लिया, अब मैं उपचार करूंगा। डॉक्टर भी तो यही करता है, चिकित्सक यही तो करता है। जब उसको पता लग जाता है कि ये सब बीमारी के ये कारण है इसमें, इसके बालक के अंदर, तो वो फिर उसका इलाज चालू कर देता है। यही हमारी जिम्मेदारी है शिक्षक की, कि जब हम सब कुछ हमने पता लगा लिया, फिर हम उसका उपचार करें। उपचार मतलब उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे दवाइयाँ दें, है ना। मतलब यहाँ शिक्षा जगत में उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम शिक्षण कार्य प्रारंभ करेंगे। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, नंबर 5, त्रुटियों की रोकथाम के उपाय। देखो यहाँ तो उपचार कर लिया, अब बताओ, समझाऊंगा अभी। त्रुटियों की रोकथाम के उपाय। देखो यहां तो उपचारात्मक उपचार किया। अब उपचार करने के बाद भी दोस्तों देखो, दो चीजें होती है। डॉक्टर हमेशा दवाई जब देता है तो दो प्रकार की सोच रख करके दवाई देता है, कि एक तो इसकी बीमारी को खत्म किया जाए, और दूसरा कि आगे ये बीमारी पैदा न हो, कभी भी, वो रोकथाम के उपाय, है ना। तो अब रोकथाम के उपाय व्यक्ति शिक्षक बताएगा, बालक को उपाय करेगा कि जो बालक को कठिनाइयां आई, कहां पर? इन स्थलों पर, जहां पर वो कठिनाइयां दूर तो कर दी उसने, कहां पर? उपचारात्मक क्रियाओं में।
लेकिन अब वो उपाय करेगा कि आगे ऐसी कठिनाइयां बालक को कभी ना। समझ गए? और मैं क्लियर कर दूं इन 2 पॉइंट्स को कि यहां पर जैसे कोई बालक अशुद्ध पढ़ता है, ये मान लो उच्चारण उसका शुद्ध नहीं, जैसे लिखना है उसको क्या लिखें, हाँ एक छोटा सा शब्द लिखा है, जैसे सही शब्द है खास, है ना। अब वो बालक बोलता है उसको खास, ठीक है। अब समस्या आई, स्थलों की फॉर्मूला टीचर ने पता लगा लिया कि खास को खास बोलता है। कारणों का विश्लेषण किया, क्यों बोलता है, क्या उसका वाक दोष है, जन्मजात दोष तो नहीं है ना, या वातावरण का प्रभाव है, जो भी हो सकता है। भाई अगर घर में सभी माँ बाप बड़े भाई बहन खास बोलते होंगे तो बालक भी बोलने लग जाएगा, होगा ना। विश्लेषण किया। अब उपचारात्मक क्रिया मतलब उस बालक को 8 बार 10 बार 20 बार 25 बार 1 दिन 2 दिन 4 दिन उस शिक्षक ने ये बोलना सिखाया कि बोलो खास 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 खास, और बालक खास की जगह खास बोलना सीख गया। अब वो बालक उपचार तो हो गया उसका, लेकिन रोकथाम नहीं हुई, क्योंकि वो बालक खास को तो खास बोल देगा, लेकिन अब मान लो उसके सामने दूसरा शब्द आ गया, जैसे दूसरा शब्द आ गया उसे हाँ नाश, ठीक है। अब उसको तो क्या बुलाया, खास नहीं होता खास होता है ना। अब समस्या यह है, उसके सामने शब्द आया नाश, तो बालक तो क्या करेगा, सर ने तो मुझे बताया कि ना खास नहीं होता खास होता है, तो ये नाश नहीं होता नाश होता है, तो क्या बोलेगा, नाश। फिर गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि उसका उपचार तो किया, लेकिन रोकथाम के उपाय नहीं किए, तो उससे ग्रामेटिकल बातें बताकर, ग्रामर के नियम समझाकर उसका हमेशा के लिए उपाय करना पड़ेगा, तब जाकर के बालक शिक्षण प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है त्रुटियों की रोकथाम के उपाय, है ना। और इसमें लास्ट में दोस्तों जो रोकथाम के उपाय है, इसमें क्या होता है, छात्र विषय संबंधी गलती भविष्य में ना करे, इसके लिए एक बहुमुखी योजना बनाई जाती है। मैंने बताया नहीं आपको कि बालक ने खास को खास बोलना तो सीख लिया, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती ना करे, इसके लिए उसे परमानेंट उपाय करना होता है शिक्षक, है ना। इसके लिए एक शिक्षक को बहुमुखी योजना बनानी पड़ती है। बहुमुखी योजना मतलब जैसी उसकी समस्या है उसी के अनुसार उसे शिक्षक को योजना बनानी पड़ती है। उस योजना के अनुसार उस बालक में कठिनाइयों को दूर करने के उपाय सुझाए जाते हैं। ठीक है ना। तो क्या हुआ, योजना बनानी पड़ती है जिससे बालक को सीखने का अच्छा वातावरण मिल सके, है ना। बालक समझ गए ना, मतलब ऐसी योजना बनानी पड़ती है ताकि बालक को जिस वातावरण में बालक सीखना चाहता है ऐसा वातावरण उस बालक को मिल सके। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में एक चीज और बता दूं आपको मैं, वो ये है कि किसी भी प्रकार के शिक्षक का पहला चरण जो होता है, किसी भी प्रकार के शिक्षण का, किसी भी प्रकार के आकलन का पहला चरण होता है दोस्तों पूर्व सूचक आकलन करना, है ना। इस चीज को विशेष याद रखना, क्योंकि नाम ही क्या दिया है, पूर्व सूचक आकलन, है ना। तो आपको मैं लिख देता हूं, किसी भी प्रकार की शिक्षण
प्रक्रिया का पहला चरण पूर्व सूचक आकलन होता है। आकलन होता है। समझ गए इस पॉइंट को? सीधा सा जो मैंने समझा दिया कि हम जब क्लास में जाते हैं तो हम पढ़ाने से पहले होता है। ठीक है दोस्तों, ये आज आपका एक प्रकार का आकलन मैंने आपको बता दिया, पूर्व सूचक आकलन। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, अगला वीडियो मेरा आएगा, वो आएगा निदानात्मक आकलन। कौन सा आएगा अगला दोस्तों? निदानात्मक आकलन। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।